हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 के अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्रत्यक्ष उद्देश्यों की चर्चा की थी, आज अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इन उद्देश्यों का संबंध उस विकास प्रक्रिया से होगा जब शिक्षक द्वारा अपने दायित्वों का पालन उचित रूप में किया जा सकेगा। जैसे एक शिक्षक छात्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करता है, इसे छात्र एक कुशल संगीतकार या गीतकार या किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है या बन जाता है। इसके विपरीत जब शिक्षक अपने दायित्व का उचित तरह से पालन नहीं करेगा तो छात्रों को अपने विकास का उचित अवसर नहीं मिलेगा या नहीं मिल पाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष उद्देश्यों द्वारा शिक्षक का विकास होता है तो शिक्षक द्वारा किए जाने प्रयासों या परिणामों के आधार पर या उनके कार्यों के आधार पर अप्रत्यक्ष उद्देश्यों से होता है। अर्थात जो अपने जो एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 के जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य निर्धारित किए गए उनमें से ये उद्देश्य निम्न है, जिसमें सर्वप्रथम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य। सबसे पहले इसमें सबसे पहले छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सबसे पहले इसमें उद्देश्य लिया गया है छात्रों के सर्वांगीण विकास का, यानी एनसीएफ शिक्षा 2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है या स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक प्रशिक्षित छात्राध्यापक की योग्यता उस स्थिति में ही पूर्ण मानी जाती है जबकि वह छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होगा। यानी उसकी योग्यता तभी सिद्ध होगी जब वह छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्र अध्यापक को उन सभी दक्षताओं है, कुशलताओं है से अवगत करा दिया जाता है जिनकी आवश्यकता छात्रों के सर्वांगीण विकास में होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना माना गया है। यानी जो शिक्षक द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य इसके संदर्भ में माना गया है कि जो शिक्षक छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और उनकी कुशलताओं को बाहर नहीं निकाल सकता या अवगत नहीं करा सकता तो वह पाठ्यक्रम या वह शिक्षक निरर्थक है। इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य कहा गया। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य है, यानी इसके अंतर्गत इसके प्रभावशीलता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही एनसीएफ शिक्षक शिक्षा जो 2009 है 2009 में प्रत्येक जैसे जो छात्राध्यापक को शिक्षण विधियों में उचित या शिक्षण विधियों के उचित प्रयोग है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण है, उनका प्रयोग है, छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने के उपाय है, छात्रों के लिए अधिगम वातावरण है, सृजन करने की योग्यता है आदि से परिचित कराया जाता है। यानी पाठ्यक्रम के जरिए इन सभी चीजों से उनको अवगत कराया जाता है जिससे कि छात्र अपने विद्यालय के छात्रों के समक्ष प्रकरण का प्रभावी प्रस्तुतिकरण कर सके तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करा सके। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कराने के लिए इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अब है सामाजिक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। यानी बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य से अर्थ है विद्यालय शिक्षा के शिक्षक विद्यालय यानी बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में शिक्षक केंद्रित स्वरूप को परिवर्तित कर बाल केंद्रित शिक्षा की स्थापना करना। यानी जो विद्यालय में जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा से हटाकर उनको बाल केंद्रित रूप में स्थापित करना। और यह जो 2009 की जो शिक्षक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है और पाठ्यक्रम में जो शिक्षक की भूमिका को एक सहयोगी और सुगमकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
जो कि अधिगम संबंधी गतिविधियों की देखभाल करता है तथा छात्रों का उसमें सहयोग करता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा माना गया है। फिर है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। वर्तमान समय में जो बदलता हुआ जो परिवेश है और उस परिवेश को देखते हुए जो शिक्षक की जो भूमिका है वो व्यापक होती जा रही है, और इसलिए सामाजिक अपेक्षाओं का क्षेत्र भी व्यापक हो रहा है और अतः इसमें सामाजिक कौशलों का विकास किया गया है। और पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां निश्चित की गई है, या गतिविधियों पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां निश्चित की गई है जिन्हें समाज और विद्यालय एक दूसरे के समीप आते हैं। जैसे अगर समाज में किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो शिक्षक को आमंत्रित करते हैं, और अगर विद्यालय में किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो समाज को उसमें आमंत्रित करना। इस तरीके से आमंत्रित करते हुए समाज और विद्यालय एक दूसरे के समीप आता है। उसके बाद है मूल्य केंद्रित शिक्षा। जैसे कि जानते हैं कि ये अपनी जो शिक्षा है भारत की जो वो मूल्य केंद्रित मानी गई है, यानी विद्यालय मूल्य केंद्रित शिक्षा। यानी जो एनसीएफ 2009 में जो मूल्य केंद्रित शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्था की गई है वह वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए की गई है, क्योंकि वर्तमान समय में जो मानव है वह स्वार्थपूर्ण में अपने स्वार्थ में अंधा हो चुका है, और अपने स्वार्थ में अंधा होने के कारण वह शिक्षित होने के बावजूद भी अनेक प्रकार की दानवों जैसी हरकतें करता है। इसलिए पाठ्यक्रम में शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार के नैतिक है, पर्यावरणीय है, वैज्ञानिक है, नैतिक मूल्यों से संबंधित है, इस प्रकार की शिक्षा का इसमें समावेशन किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती है अपने विद्यालयों में वह मूल्य केंद्रित उद्देश्य रहा है इसका। उसके बाद है पोषणीय विकास का उद्देश्य, यानी पोषणीय विकास को वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। वर्तमान समय को देखते हुए इस शिक्षा की आवश्यकता मानी गई है तथा एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 है, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि छात्राध्यापकों को पोषणीय शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है, जिससे वे अपने शिक्षण काल में छात्रों का पोषणीय विकास का अर्थ समझाते हुए सभी प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण, उनका उपयोग करना सिखाए तथा संसाधनों के संरक्षण के बारे में उनको बताए। जब इन सब बातों से विद्यार्थी जब अवगत होंगे, उनको इस चीज की शिक्षा मिलेगी तो वह आगे चलकर पोषणीय शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। फिर उचित मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी छात्रों की जो प्रतिभाएं हैं या उनकी योग्यताएं हैं, उनका जब उचित मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो उनकी योग्यताएं और प्रतिभाएं सामने नहीं आएगी। इसलिए उनकी छिपी हुई योग्यताओं का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, और जब सही रूप से नहीं हो पाएगा तो परिणाम भी सही नहीं आते। इससे छात्रों का मूल्यांकन भी उचित रूप से नहीं हो पाता, और उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें जैसे छात्राध्यापक मूल्यांकन में नवीन उपयोगी जो विद्या है उनका प्रयोग करना सीख जाता है इसके माध्यम से, और तथा छात्रों में छिपी हुई जो प्रतिभाएं होती है उन प्रतिभाओं का मूल्यांकन कर उनका उचित विकास करता है इसके माध्यम से। उसके बाद है गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य, यानी छात्र किसी कार्य को करके सरलता से सीखता है, क्योंकि कहा जाता है कि करके सीखना विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब तक बालक उस कार्य को नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा। इसलिए करके सीखने को महत्वपूर्ण माना गया है, और जब करके सीखता है तो सरलता से वह उस कार्य को सीख जाता है। इसलिए एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 में छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण में विविध प्रकार की गतिविधियों के प्रयोग एवं सृजन की योग्यता सिखाई जाती है, जिससे छात्र अध्यापकों के भावी जीवन में जो छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से अधिगम करा सकता है। जैसे कि
वर्तमान समय में जो जैसे बीएड करने वाले विद्यार्थी छात्राध्यापक है या छात्रा अध्यापिका है, एसटीसी करने वाली है और शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रशिक्षण दिलवाए जाते हैं, उनमें वर्तमान समय में उनको ऐसे इस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि आगे चलकर वह अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। उसके बाद है तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य, यानी तर्क और चिंतन को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 में विभिन्न जो दार्शनिक है उनकी विभिन्न दार्शनिकों के विचारधाराओं को स्थान दिया गया है, जिसमें सभी छात्राध्यापक इन दार्शनिक विचारों का व्यापक रूप से अध्ययन कर सके और अध्ययन करके उनका तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है उसके आधार पर। फिर प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्य, यानी पाठ्यक्रम में जो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अनेक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है या अनेक व्यवस्थाओं का प्रावधान है, जैसे कि छात्रों की मनोदशा का ज्ञान करना है, छात्रों को कहानी सुनाना है, गीतों के माध्यम से शिक्षण करवाना है, कविताओं के माध्यम से शिक्षण करवाना है, आदि इस तरीके की कई शिक्षण विधियां काम में ली जाती है इसके साथ साथ जो खेलों के माध्यम से शिक्षण कार्य करने खेलों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य उनको कराया जाता है, इस पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है, या खेलों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य दिया जाता है इसका उद्देश्य इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके बाद है अधिगम वातावरण के सृजन का, यानी छात्रों को सिखाने से संबंधित जो वातावरण है उसके सृजन को या उसके अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए कुशल शिक्षक द्वारा अधिगम वातावरण का सृजन किया जाता है कि किस तरीके का वातावरण तैयार करके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से रिलेटेड या अपने विषय से रिलेटेड बातें बताई जाए, सृजन किया जाता है। जैसे कि एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 में जो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में जैसे प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग है, गीत है, कविता है, कविताओं के प्रयोग की योग्यता है, प्रत्येक छात्राध्यापक में विकसित करने का प्रावधान है, जिससे छात्राध्यापक इस कुशलता के आधार पर अपने भावी जीवन में अपनी कक्षा के छात्रों के लिए अधिगम वातावरण का सृजन कर सके तथा अधिगम वातावरण के लिए सृजन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यानी जैसे कविता सुनाना है, प्रस्तावना प्रश्न करना है या गीत सुनाना है, एक अपनी क्लास में जाकर एक ऐसे वातावरण को तैयार करना जिससे कि वह उस विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा विद्यार्थियों को उस कार्य या उस सृजन या उस निर्माण के लिए तैयार कर सके। उसके बाद लास्ट है अपना पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। जैसे कि वर्तमान समय की स्थिति को देखें तो पर्यावरणीय जो मूल्य है या पर्यावरण है उसमें असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है और इसके समाधान के लिए शिक्षक शिक्षा जो 2009 है इसमें व्यापक प्रावधान प्रस्तुत किया है। जैसे कि पर्यावरणीय ज्ञान को छात्राध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिससे छात्राध्यापक स्वयं में पर्यावरण मूल्यों को विकसित कर सके तथा इसके साथ साथ भावी जीवन में छात्रों के पर्यावरणीय मूल्यों का विकास कर सके। यानी जब तक खुद हम पर्यावरणीय शिक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम भावी जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 ने पर्यावरणीय पाठ्यक्रम या पर्यावरणीय शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य, छात्राध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया है जिससे वह प्राप्त करके भावी जीवन में उसका उपयोग कर सके अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से भारत देश आज जूझ रहा है और दिन प्रतिदिन यह बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए हमें कुछ इसके बचाव हेतु कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे कि घर से आते जाते समय मुंह पर पूरे समय मास्क रखना, कई दरवाजे, कुंडे या कई ऐसे स्थान पर बार बार कहीं हाथ लगते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से हाथ धोना
और तीसरी जो अहम बात है वह है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। उसमें जैसे किसी भी व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, 6 फीट की दूरी तो कम से कम होनी ही चाहिए। इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करके हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।